ईरान को देखा, हमने इराक को देखा, और ये देखा कि किस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं चीजों को, तो इराक जो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इराक जो है हजरत अबू बकर सदीक के दौर में, हजरत अबू बकर सदीक के दौर में इराक को फतह कर लिया मुसलमानों ने। ठीक है जी, इराक को फतह कर लिया मुसलमानों ने। मुसन्ना इब्ने हारिस जो हैं, उनको सबसे पहले इस्लामिक लश्कर देकर भेजा गया था, मुसन्ना इब्ने हारिस। और उसके बाद उनको री इन्फोर्समेंट के जरिए से किसको भेजा गया था? उनको खालिद बिन वलीद को, खालिद बिन वलीद को भेजा गया था। और जो है फिर उसके बाद जो है इराक को कैप्चर करने के बाद खलीफा राशिद जो हैं आपके, हजरत उमर जो हैं, उनके दौर में जंग कासिया हुई। ठीक है जी, जंग कासिया और जंग यरमूक, जिसके अंदर ये पूरा रीजन जो है आपका, फलस्तीन, ये इराक और ये शाम, और ये जो आपका शाम का रीजन है जंग कासिया में और जंग यरमूक में। शाम लिख देता हूं, शाम, जंग यरमूक। देखें, आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे, डिफरेंट चीजें देखते होंगे। आप एक चीज लाजमी अपने जहन में रखें, वो हमारे लिए नहीं है। आपको सुन के लगता होगा कि हमें आ गई वो चीज, हमें नहीं आई वो चीज, जब तक हम नक्शे बनाकर हमारे जहन में फिट नहीं होंगे। क्योंकि वो उनका काम है, उन्होंने तो पूरी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, उसके ऊपर थॉरोली वर्किंग की है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की। आपने तो जाकर रिप्रेजेंट करना है उन चीजों को। कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है आपका, कोई या इंटरव्यू होता है, वहां पर आपने रिप्रेजेंट करना होता है, या कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको पूरी हिस्ट्री में से पूछा जाता है। तो अगर मैं जैसे ही शाम का रीजन लिखता हूं तो आपके जहन में उसका लेफ्ट, राइट और साउथ, नॉर्थ आना चाहिए। नॉर्थ में तुर्की जो है, उसके बाद जो है ईस्ट में जो है आपके इराक, और साउथ में जो है आपके फलस्तीन और जेरूशलम वगैरह, ये सारी चीजें। शाम जो है जंग यरमूक, और जंग यरमूक में कौन थे कमांडर, पता है किसी को? शाम में हजरत खालिद बिन वलीद को उतार दिया गया था कमांडर, हजरत जो है उमर ने उतारा था। ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, हजरत उमर ने उतारा था, हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर की पोस्ट पे उतार दिया था, और किसको लगा दिया था? अबू उबैदा बिन जराह। ये शाम के जो है ना वो कमांडर थे जंग यरमूक में। ठीक है जी, और इनकी सेकंड हैंड कमांड में कौन था? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जराह, खालिद बिन वलीद, और तीसरे नंबर पर ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है जी, हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 लोग इसमें। और चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं, इकरमा बिन अबी जहल। ये 4 टॉप के लोग हैं जो जंग यरमूक में, जो शाम में किसकी हुकूमत थी? हाँ, ड्यूरिंग बैटल ये चेंजिंग की थी, बैजेंटाइन अंपायर। बैजेंटाइन अंपायर थी शाम के अंदर, और हरकल उसका बादशाह था, हरकुलिस, उसके खिलाफ ये जंग थी। ठीक है जी, हरकुलिस के खिलाफ ये जंग थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं ईरान में, ईरान में आपकी जो है ना साद बिन अबी वकास, साद बिन अबी वकास। और इधर ना दूसरा जो बंदा था, ये फाइनली जीती गई है बैटल ऑफ नहरवंद। बैटल ऑफ नहरवंद। और दूसरा जो बंदा है ना वो तलिहा,
वो जो झूठा नबी था ये बाद में मुसलमान हो गए थे। ये इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया ना तलिया ने, जिसकी सरकोबी के लिए हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा गया था। तो इन्होंने जो है तलिया ये बाद में मुसलमान हो गए थे और ये जंगे नाहरबंद में शहीद हुए। ठीक है जी, इस्लाम की तरफ से लड़ते हुए ईरान जो है वो फतह हो गया था हजरत जो है उमर के दौर में। ठीक है जी, हजरत उमर के दौर में। और जो है ईरान भी हो गया फतह। और पाकिस्तान में अगर बात करें, पाकिस्तान में इस टाइम पर कौन सा खानदान था? गुप्ता खानदान। गुप्ता एम्पायर। ठीक है जी। और बस ये हम अफगानिस्तान को पढ़ने से पहले मैं कह रहा हूं एक बैकग्राउंड, यानी सबसे पहले अगर देखें, अगर हम एंशंट हिस्ट्री के अंदर जाएं तो इधर कौन सी अफगानिस्तान के अंदर हमारे पास डिनासिटी थी? गंधारा सिविलाइजेशन थी। डन हो गया ना, गंधारा सिविलाइजेशन थी। और बुद्धिज्म का ये सेंटर था। गंधारा सिविलाइजेशन थी, कब की बात है? 1500 बीसी की। 1500 बीसी की बात है, गंधारा सिविलाइजेशन। उसके बाद गंधारा सिविलाइजेशन के बाद इधर जो है ईरान का एक जोरास्ट्र, मैंने बताया था पारसी मजहब, एक जोरास्ट्र फिलासफर था। उसके बाद इधर जोरास्ट्रिज्म आ गया। जोरास्ट्रिज्म आ गया 1000 बीसी तक कर लो। हाँ जी, अफगानिस्तान के अंदर बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम इधर मेजर इवेंट देखें, तीसरे नंबर पर इधर कौन आ गया जी? असीरियन आ गए, असीरियन अंपायर। ठीक है जी। और उसके बाद चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो एक्मेनीड अंपायर। साइरस द ग्रेट ने काबुल को फतह कर लिया था। और डेरियस जो इनका एक एक्मेनीड अंपायर का बड़ा फेमस रूलर है, डेरियस। डेरियस ने भी जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो किया। लेकिन आपको पता है ये इस एक्मेनीड अंपायर को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? बताओ जल्दी, रिस्पॉन्ड करो जूम वाले जल्दी। एक्मेनीड अंपायर को कब और किसने डिस्ट्रॉय किया है? एक्मेनीड अंपायर को कब और किसने डिस्ट्रॉय किया है? कब और किसने? कब कब? बिल्कुल 330 बीसी में बैटल ऑफ सूज। नहीं, अलेक्जेंडर बीसी। और इसी ने इसको नाम दिया था किसका? बैक्टीरिया का। और इसकी बीवी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, यहां से रुखसाना। रुखसाना इसकी बीवी थी यहां से। ठीक है जी। अलेक्जेंडर जब फिर अलेक्जेंडर मर गया, अलेक्जेंडर जब 323 में मर गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद यहां पर कौन आया अफगानिस्तान में? उसका जो जर्नल था 312 में। ठीक है। उसके बाद एक एम्पायर थी जिसको क्या कहते हैं? मौर्यन एम्पायर। जिसको क्या कहते हैं? मौर्यन एम्पायर, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश की थी, जिसका बहुत अहम वजीर था चाणक्य। ठीक है जी। स्टेट क्राफ्ट के ऊपर उसकी बहुत जबरदस्त एक किस्म की किताब है। और टेक्सला यूनिवर्सिटी का वो फाउंडर है चाणक्य। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने क्या फाउंड किया है जी? उसके बाद इधर आ गई थी 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्यन अंपायर। ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार तक
ये चंद्रगुप्त मौर्य की एम्पायर थी, बहुत बड़ी। ये बुद्धिज्म जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था अशोका दी ग्रेट ने। अशोका जो था ना, ये वैसे एम्पायर 324 बीसी में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान पर इसने कब कंट्रोल लिया था, नॉट इंपॉर्टेंट, ईयर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट। अदर जो आपको है वो जो मैंने ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं बस वो इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की हिस्ट्री में हमारे लिए ईयर्स ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहां पर कुशन एम्पायर आ गई। कुशन एम्पायर, ठीक है जी। कुशन एम्पायर जो है, कुशन एम्पायर आ गई हमारे पास। ये पाकिस्तान का भी कंट्रोल इसके पास रहा। एडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। कुशन एम्पायर आ गई अफगानिस्तान में। कब आ गई जी, 30 एडी से लेकर 375 एडी तक कुशन एम्पायर, ठीक है जी। पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में भी बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी कुशन एम्पायर की, और अदरवाइज अगर हम देखें तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंस रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा जी, कुशन एम्पायर के बाद अगर हम देखें तो 375 एडी तक रही। उसके बाद हजरत उस्मान के दौर में ये जो गजनी का इलाका है, और अच्छा थोड़ा सा मैं अफगानिस्तान का आपको जो है, चलो पहले मैं एम्पायर लिखवा लूं। उसके बाद 680 एडी के अंदर उमैयाद अटैक्ड बट डिफीटेड, ठीक है। इसी दौरान 200 बीसी के दौरान आपको अगर याद हो 247 बीसी में पार्थियन अंपायर भी आई थी एक। पार्थियन अंपायर भी आई थी जिसे ग्रेको बैक्टेरियन अंपायर कहते हैं, ग्रेको बैक्टेरियन पार्थियन अंपायर, ठीक है जी। उसके बाद आपकी उमैयाद ने अटैक किया बट डिफीटेड हो गए। उसके बाद 817 एडी में अब्बासिद टुक कंट्रोल ऑफ द रीजन। अब्बासियों ने कंट्रोल ले लिया इस रीजन का, ठीक है जी। कब ले लिया जी कंट्रोल, 817 एडी में। अब्बासी डायनासिटी थी ना अरब के अंदर, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद 1001 में ये ना, इसके बाद यहां पर 375 एडी के बाद अगर हम देखें 375 एडी से लेकर 819 एडी तक तुर्क शाही, तुर्क लोग थे वो यहां पर हुकूमत करते रहे। ये चाइना का जो प्रोविंस है जिनजियांग, यहां से आए थे, सेंट्रल एशियन इनकी एथनिसिटी थी, ठीक है जी। उसके बाद 1001 में महमूद गजनवी, महमूद गजनवी 1001 एडी में, महमूद गजनवी। उसके बाद अगर हम देखें 1001 एडी के बाद यहाँ पर जो है आपकी कौन सी एम्पायर है, 1001 महमूद गजनवी, जिसने हिंदुस्तान पर 17 जयपाल जो पिशावर का वो हुक्मरान था उसके बाद ऊपर जो है वो हुकूमत की। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 1176 में जो है आपके गौरी डायनासिटी, ये दो भाई थे गयासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इन गौरी डायनासिटी जो है यहाँ पर ये आई, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो गुलाम थे ममलूक, 1206 में ममलूक आ गए, ममलूक आ गए, ठीक है जी। 1206 में ममलूक आ गए, और उसके बाद 1504 में बाबर सीज द काबुल सिटी, बाबर ने सीज कर लिया जी काबुल को और फतह कर लिया बाबर ने 1504 में, ठीक है जी। फिर मुगल का दौर आ गया, फिर मुगल का दौर आ गया,
और मुगल के दौर के बाद फिर अगर इधर हम देखें तो आपको पता है 1501 में एक डिनासिटी आई थी जिसे क्या कहते थे ईरान के अंदर, जो इस्माइल वन ने एस्टेब्लिश की थी, सफाविद डिनासिटी। ठीक है जी, सफाविद अंपायर आ गई। हुमायूं के दौर में, ठीक है जी, सफाविद अंपायर, सफाविद अंपायर, बिल्कुल। सफाविद अंपायर के बाद यहां पर फिर जो है अफसारीद एम्पायर, अफसारीद अंपायर, जो नादिर शाह, यहाँ पे नादिर शाह, नादिर शाह जो एक कमांडर था 1739 में जिसने हिंदुस्तान पर हमला भी किया था। फिर इसका एक कमांडर था अहमद शाह दुरानी। अफसारीद कब आए हैं? अफसारीद आए हैं 1736 में, 1736 में अफसारीद डिनासिटी, नादिर शाह, नादिर शाह का एक कमांडर था जिसका नाम था अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी। 1747 से लेकर 1747 से लेकर 1823 तक दुरानी डिनासिटी। तस्वीर बनाओ, ठीक है जी, तस्वीर आ रही है जनाब, तस्वीर आ रही है। अच्छा, अब मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बात की। मैंने हिस्ट्री को सिर्फ जोड़ा, मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कौन कौन इधर आया, ये डिनासिटियों के मुझे नाम आते थे, बस मैंने कनेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कनेक्ट असीरियन, असीरियन के बाद एक्मेनीड, एक्मेनीड के बाद इधर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद सेलोसिड, सेलोसिड के बाद पार्थियन, पार्थियन के बाद कौन आई? कुशन एम्पायर, कुशन एम्पायर के बाद कौन आई? तुर्क शाही आ गई, तुर्क शाही के बाद कौन आई? उमैयाद ने किया इधर लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उमैयाद के बाद कौन आए? अब्बासी आए, अब्बासी आए। अब्बासियों के बाद कौन आया जी इधर? गौरी, गजनवी आ गया। गजनवी के बाद कौन आया? गौरी, गौरी के बाद कौन आया? ममलूक, ममलूक के बाद कौन आया जी? बाबर आ गया। मुगल, मुगल के बाद फिर जो है उसी के दौरान अहमद शाह दुरानी और नादिर शाह, नादिर शाह और अहमद शाह। फिर ये दुरानी एम्पायर जो है, इसके बाद पाकिस्तान की और मराठा की वार हुई थी। अहमद शाह दुरानी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर अहमद शाह दुरानी ने 1761 में मराठों को हिंदुस्तान में शिकस्त दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने, ये वही अहमद शाह अब्दाली या दुरानी, ये वही है, एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद जी आपका आ गया, ये हो गई जी 1823 तक। 1823 के बाद यहां पर आई है एमिरेट्स। 1823 के बाद क्या आ गई जी? 1823 पे एमिरेट्स से मेरी मुराद पहला पहला कौन था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान, पहला पहला कौन था? दोस्त मोहम्मद खान अमीर बना, 1823 में बनी है। ठीक है, इसका मैं भी नहीं लिखवा रहा क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो। अब उसके बाद अगर आपको याद हो, अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। ठीक है जी, क्वीन जो एलिजाबेथ थी उसने चार्टर साइन करके दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाओ और हमारी तरफ से ट्रेड करो इंडिया के अंदर। उसके बाद और थॉमस हाकिन 1609 और थॉमस रो, ठीक है जी, थॉमस रो 1615 में आ गया। उसके बाद होते 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी पर पहुंच गई और उसने बैटल ऑफ प्लासी में जो है हरा दिया नवाब सिराजुद्दौला को। नवाब सिराजुद्दौला को हरा कर उसने क्या कर लिया जी? बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद उसने बैटल ऑफ जो 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर, उस बैटल ऑफ बक्सर में उसने जो नवाब था हिंदुस्तान का उस वक्त शाह आलम सानी, शाह आलम सानी को भी हरा दिया। और दीवानी अख्तियारात, दीवानी अख्तियारात कहते हैं इकोनॉमिक राइट्स, उधर जो टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास चली गई? बरतानिया की जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो उसी दौर में क्या हुआ जी? उस दौर के बाद जब उन्होंने इंडिया के अंदर अपना कंट्रोल ले लिया
और उन्होंने 1823 तक, अगर हम देखें 1830 तक, उन्होंने पूरा का पूरा जो है आपका पंजाब के अलावा बाकी रीजन जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और सिंध के अंदर उस वक्त जो है ना खैरपुर जो स्टेट थी वो थी, वहां पर खैरपुर स्टेट के अंदर उनके साथ एक ना बरतानवी लोग करते थे यहाँ के राजा महाराजा के साथ सब्सिडरी अलायंस, कि आप हमारे साथ एक अलायंस कर लो, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे हमला, आप हमारे ऊपर हमला ना करना, ठीक है जी। और हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दोगे, और अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम साथ करेंगे। और 1830 के अंदर ये सब्सिडरी अलायंस सिंध की जो खैरपुर की स्टेट थी वो बरतानिया की बिल्कुल जी सर वाली स्टेट, ठीक है, उनके बिल्कुल साथ इंटैक्ट थे। लेकिन बरतानिया ने उस स्टेट से होते हुए 1839 में, इस वक्त 1839 में जो है ना जब ये यहां से गए, उसके बाद जो है ना बरतानवी लोग गए हिंदुस्तान की आर्मी को लेकर, ठीक है जी, हिंदुस्तानी लोगों को। तो 1842 में जब ये वापस आ रहे थे 1843 में, तो इनका जो हुक्मरान था ना उस वक्त था एडिनब्रॉग, हिंदुस्तान का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो उस वक्त क्या कहते थे 1843 ईस्ट इंडिया कंपनी। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना ये 1700 जब 57 में इसने कंट्रोल संभाला ना, तो इनका जो गवर्नर होता था उसे कहते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है जी। उसे क्या कहते थे 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1772 तक जो है क्या आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों को क्या कहा जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। और 1772 से लेकर 1833 तक, 1772 से लेकर रेगुलेशन एक्ट आ गया था। एक रेगुलेशन एक्ट के नतीजे में जो यहाँ का फिर गवर्नर होता था उसे कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम 1833 तक। फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आ गया था। 1833 में जो ना बर्तानिया ने एक चार्टर एक्ट दिया था, उस चार्टर एक्ट के नतीजे में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना उसका ओहदा तब्दील करके उसका नाम कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1823 से लेकर 1828 तक रहे थे ये, ठीक है। 1823 से लेकर उसके बाद 1800 जो है 23 के बाद जो है, फिर उसके बाद विलियम बेंटिक के बाद फिर जो है दूसरे आए, फिर तीसरे आए, उसके बाद जो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एडिनब्रॉग थे। अब हुआ ये कि इनके साथ गए 17,000 लोग इंडियन आर्मी के, ठीक है जी, इंडियन आर्मी के हिंदुस्तानी 17,000 लोग गए। तो अफगान जो थे ना इन्होंने जब 1839 में जंग शुरू की तो शाह शुजा जो दुरानी एम्पायर का बंदा था, शाह शुजा उसे उसे अपना कठपुतली बना दिया, ठीक है जी। लेकिन जो अमराती थे लोग, जो पश्तून लोग थे, उन्होंने इसके साथ लड़ा और 17,000 के 17,000 को जिबा कर दिया, ठीक है जी। उनको बर्तानिया को बुरी तरीन शिकस्त दी इस जंग के अंदर, इस जंग के अंदर बुरी तरीन शिकस्त दी। इवन के जब ये लॉर्ड एडिनब्रॉग उधर से वापस आ रहा था शिकस्त खाकर, तो इनकी जो हारी हुई आर्मी थी उन्होंने अपना गुस्सा सारा का सारा सिंध की स्टेट पे निकाला। सिंध की स्टेट हालांकि इनके साथ बिल्कुल जी सर करके खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे अनेक्स कर ली। हल्का सा इधर घूमो जरा, थोड़ा सा अफगानिस्तान पे फोकस करो कि अफगानिस्तान में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक वॉर करने की कोशिश की, लेकिन उसको फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में शिकस्त हो गई। उसके बाद 1880 में सॉरी 1878 में सेकंड एंग्लो अफगान वार, और इसमें भी ब्रिटिश हार गए, ठीक है जी। इसमें ब्रिटिश लॉस्ट। और फिर 1880 में अमीर अब्दुर्रहमान आ गए, अमीर
अब्दुल रहमान, जिनका नाम आप सुनते हो कि सर ड्यूरेंट के साथ, मॉर्टिमर ड्यूरेंट, उनके साथ इन्होंने 1893 में एक बाउंड्री भी लगाई थी जिसे आप ड्यूरेंट लाइन कहते हो। 1893 में ये वही अमीर अब्दुल रहमान है। 1880 में ये आए थे और 1893 में इन्होंने वो काम किया था जो ड्यूरेंट लाइन का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है आज, 1893 में वो ड्रॉ किया था। 1893 में मॉर्टिमर ड्यूरेंट एंड अब्दुल रहमान, इन दोनों ने मिलकर क्या लगाई जी? ड्यूरेंट लाइन, जिसकी लेंथ कितनी है? 2430 किलोमीटर। ठीक है जी, 2430 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन लगाई 1893 में अमीर अब्दुल रहमान और जो है मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने। ये यानी वो मान गए कि भाई यहां तक ये जो ड्यूरेंट लाइन का एरिया है ये आपका, और इधर वाला एरिया के ऊपर क्यों? 1849 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर में बर्तानिया ने पंजाब का रीजन भी जीत लिया सिखों से। सिखों की भी 2 जंगें हुई है, 1800 जो है 45 से लेकर 46 तक, और फिर उसके बाद दूसरी एंग्लो सिख वॉर हुई 48 से लेकर 49 तक। उसमें पंजाब का रीजन भी पूरा का पूरा जीत लिया है, सिंध भी इन्होंने जीत लिया, और 1877 में बलूचिस्तान के अंदर भी जो है इनका कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश का। तो इन्होंने एक पूरी लाइन लगा दी कि यहां तक आपका एरिया, यहां तक हमारा, अमीर अब्दुल रहमान के पास। फिर उसके बाद जब ये अमीर अब्दुल रहमान मरा, उसके बाद उसका बेटा आया। उसके बाद जो है जब वो मरा, जब वो असैसिनेट हो गया, 1919 में अमीर अमानुल्लाह आ गया। अमीर अमानुल्लाह ये वही है जिसकी क़यादत में अल्लामा इकबाल ने नमाज अदा की, और जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी थी प्यामे मशरिक। ठीक है जी, अमीर अमानुल्लाह। और थर्ड एंग्लो अफगान वार भी हुई इसी के दौर में। (1919 से लेकर 1921 तक), और अफगानिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंस। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि यहां पर ना सेकंड एंग्लो अफगान वार के बाद एक इन्फ्लुएंस आ गया था बर्तानिया का, तो वो इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया गया, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 1933 में ये एग्जाइल में चला गया, अमानुल्लाह एग्जाइल में चला गया, इसे जिला वतन कर दिया गया, और ये फिर जो है नहीं कंट्रोल ले सका। तो फिर उसके बाद आ गया लास्ट किंग, जो बहुत बारी पूछा भी जाता है, जाहिर शाह। ये फिर 1933 से लेकर 1973 तक रहा। ठीक है जी, ये 1933 से लेकर 1973 तक रहा लास्ट किंग जाहिर शाह। अच्छा जी, उसके बाद जाहिर शाह के बाद यहां पर क्या हुआ जी? इसका एक कजन था, कजन दाऊद खान। उसने कंट्रोल लिया। 1978 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया दाऊद खान, फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया ऑफ अफगानिस्तान। ये भी आता है सवाल, दाऊद खान ये कजन था जाहिर शाह का। ठीक है जी, जब ये बना तो फिर उसके बाद आपको पता है, अगर नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? 1979 में इसको उतार दिया गया दाऊद खान को। उसके बाद आ गया जो है नूर खान ताराकई, फिर इसको भी हटा दिया गया। फिर आ गया हाफिजुल अमीन। 1979 में कौन आ गया? हाफिजुल अमीन, ये भी 1900 अमीन। अब ये वजह क्या हो रही थी? क्योंकि रशिया इन्वेडेड
अफगानिस्तान इन 1979। रशिया ने दिसंबर, क्रिसमस के डे पर 25 दिसंबर को 1979 को क्रिसमस के दिन अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और ये हाफिजुल अमीन जो था, इसको हटाकर 1979 से लेकर 1986 तक बबरक कमाल आ गया। बबरक कमाल आ गया, बबरक कमाल। फिर ये 1988 में, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिनीवा अकॉर्ड हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जिनीवा अकॉर्ड हुआ 1988 में, जिसके नतीजे में दिसंबर 1989 में रशिया विथड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। रशिया यहां से क्या कर गया जी, चला गया। लेकिन 1986 में एक तब्दीली आ गई थी। 1986 से लेकर 1992 तक नजीबुल्लाह क्या रहा जी, प्रेसिडेंट रहा। 1986 से लेकर 1992 तक प्रेसिडेंट रहा। अब यहां पर आकर क्या हुआ जी, अगर आप बैकग्राउंड में मैं आपको बताऊं, लिखूंगा नहीं, मैं बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई, जब अमेरिका ने हमला कर दिया हिरोशिमा और नागासाकी, दो जापान के शहरों पर, और जापान ने सरेंडर कर दिया, जो कि एक मेजर अलाइड पावर थी, एक्सिस पावर थी। जब उसने सरेंडर कर दिया, और फिर उसके बाद जो जर्मनी का कैपिटल था, उसके अंदर रशियन फोर्सेस एक साइड से और अलाइड फोर्सेस दूसरी साइड से जब आ गई, और बर्लिन को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने का इरादा कर लिया, और जब हिटलर ने खुदकुशी कर ली, उसके बाद जो है दो पावर इमर्ज करके आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिन्हें क्या कहते हैं, रशिया एक नंबर पर, यूएसएसआर, और दूसरे नंबर पर कौन सी पावर थी जी, यूएसए, यूएसएसआर और यूएसए। फिर इनके दरमियान एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। एक क्या हो गई, पावर स्ट्रगल, कि ज्यादा जो है कौन अपनी बात मनवाता है, अपना इन्फ्लुएंस कौन हासिल करता है डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। तो इन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर्स थी, और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से में आने की वजह से एक एटॉमिक वॉर होने का खतरा था, जिससे पूरी दुनिया जो है वो तबाह होने का खतरा था। इस वजह से जो अमेरिका और रशिया है, इन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने के बजाय अपनी प्रॉक्सीज को यूज किया। प्रॉक्सी क्या होती है, प्रॉक्सी ऐसा एक कंट्री होता है जो वॉलेटाइल होता है, या एक ऐसा रीजन जो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब यानी जिधर जो है इनस्टेबिलिटी होती है, उसको यूज किया जाता है। उधर का जो सिविल अनरेस्ट होता है, उसको यूज करती हैं बड़ी पावर। वो सिविल अनरेस्ट से क्या मुराद है, सिविल अनरेस्ट से मुराद एक ऐसी जगह जहां पर दो से ज्यादा फरीक गवर्नमेंट के बारे में क्लेम कर रहे हो कि मेरी हुकूमत होनी चाहिए, और दूसरा फरीक, और दोनों आर्म स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये दोनों क्या करते थे, कोई ऐसा रीजन ढूंढते थे जहां पर इस तरह के मामला होते थे। एक दूसरे रीजन को सपोर्ट करना शुरू कर देता था, आर्म ग्रुप को, एक दूसरे को हथियार देना शुरू कर देता था एक दूसरे को, और फिर जब लड़ाई फुल तेज हो जाती थी, ये अपने फौजी भी भेजना शुरू कर देते थे। अब इसकी मैं कुछ मिसालें पेश करूंगा। सबसे पहले नंबर पर जो कोरियन वॉर 1950 से लेकर 1953 में हुई, कोरियन वॉर, और जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो कि डिस्प्यूट आज भी चल रहा है, ठीक है जी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वार हुई। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया, और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। और इस जो जंग थी, जो प्रॉक्सी वॉर थी, इसमें जीत हुई यूएसए की, और जो कि आज भी आपको नजर आती है। और अगर दूसरे नंबर पर हम देखें, तो दूसरे नंबर पर 1955 से लेकर 1975 तक एक जंग हुई, जिसे कहते हैं वियतनाम वॉर। और इस वियतनाम वॉर के अंदर पहले तो यूएसए जो साउथ वियतनामीज थे उनको सपोर्ट करते रहे, और नॉर्थ वियतनामीज को रशिया सपोर्ट करता रहा। लेकिन फिर हुआ ये कि जब मामला और सिचुएशन इनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी, यूएसए के कंट्रोल से, तो इन्होंने अपनी आर्मी को उधर डिप्लॉय कर दिया।
आर्मी को डिस्पैच कर दिया। कितने फोर्सेस को अपने डिस्पैच कर दिया, कब कर दिया? 1963 में। 1963 में अमेरिकन ट्रूप्स ने उधर जो है अपना जो है खुद वो आ गए 1963 में वियतनाम की वार में। लेकिन इवेंचुअली फिर जब गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ नॉर्थ वियतनामीज ने, जब तो फिर इन्होंने दुम दबाकर ये भाग गए। ठीक है जी, यानी ऐसे भागे कि इनकी दुनिया के अंदर, यानी फिर जाते जाते ये कंबोडिया की जो खिमर रोग था, एक कम्युनिस्ट मूवमेंट थी कंबोडिया की, बहुत ये भी अरूज पर थी। इस पर जाते जाते 10 लाख बम गिरा गए और इतनी डिप्रेशन, और दुनिया में सबसे ज्यादा बम कहां पर गिरे हैं? कंबोडिया के अंदर। ठीक है जी, आज भी वहां पर जो है वो बम्बों के वो जो क्या होते हैं शेल वगैरह वो नजर आते हैं आपको। ठीक है जी, इतनी बमबारी कंबोडिया के अंदर जाते जाते अपनी सुबकी मिटाने की खातिर, अपनी जलालत जो खजालत थी, यानी यहां पर अमेरिका हार गया, वहां पर जीत गया अमेरिका, और यहां पर अमेरिका वियतनाम की वार में रशिया जीत गया और अमेरिका हार गया। और जो आज भी हमें नजर आता है कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम खत्म हो गए, और इनके दरमियान जो बॉर्डर था 17 पैरेलल लाइन, वो भी आज खत्म हो चुका है। और ये दोनों एक कंट्रीज हैं, और जिनका कैपिटल सैगोन हुआ करता था, और आज इसका कैपिटल हानोई हानोई है। ठीक है जी, तो सैगोन का ही ये ओल्ड नेम था, सैगोन ओल्ड नेम था हानोई का। तो दो मिसालें हो गई, और तीसरी मिसाल आपको यहां पर मिलती है। तो इस जंग के नतीजे में क्या हुआ कि रशिया ये जंग हार गया, और पाकिस्तान की मदद से यूएसए ने जो है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की उस वक्त की रजीम थी, जो आपकी ज़ियाउल हक की रजीम थी, उसको फंडिंग दी, उसको पैसा दिया। और ज़ियाउल हक ने इधर मदरसा, जो उस वक्त तक आपके 100 मदरसे थे, तो उनकी तादाद को 2000 तक बढ़ा दिया। और जो वहाबी टाइप का जो इस्लाम था वो यहाँ पर लाया गया सऊदी अरब से इंपोर्ट करके, और डिफरेंट रीजन से। या जो सुन्नी इस्लाम भी था, उसको इस तरीके से पेश किया गया कि जो है उसमें जिहाद की बहुत ज्यादा वैल्यू को उभारा गया, और लोगों के सेंटिमेंट्स को, नौजवानों को जो है एक्साइट किया गया, इग्नाइट किया गया कि वो जो उनके हमसाया में पश्तून लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर एक बैरूनी कुव्वत जो है वो हमला कर रही है, तो पाकिस्तान शुड हेल्प देम। तो पाकिस्तान ने उस जज्बे से जो है पाकिस्तानियों ने इस जंग में हिस्सा लेना शुरू किया। अमेरिका का पैसा था और अफगानी लोग भी थे। तो इवेंचुअली जो है 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट कर गया, उसके बाद जो है ये अफगानिस्तान के रीजन में बहुत सारी पावर्स, एक तो पाकिस्तान के अंदर भी डिस्टेबलाइजेशन आ गई। किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान ने भी उनको सपोर्ट किया था। पाकिस्तान के वो आर्म्ड ग्रुप जो इस वजह से भेजे गए थे कि एक जी गैर इस्लामी, एक इस्लामी मुल्क के ऊपर, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है, एक सुपर पावर आ गई है, इसे हराना है। तो वो जो उन्होंने हरा दिया, उन्हें जो टास्क दिया गया था, टास्क अकम्प्लिश, टास्क फुलफिल्ड। तो अब लेकिन उनके पास बंदूकें तो हैं, और बंदूकें भी कौन सी? अमेरिकन। और उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स तो हैं, वो भी कौन से? अमेरिकन। उनके पास वॉरफेयर की सारी मशीनरी है, पैसा भी है, अमेरिका ने जो उनको प्रोवाइड किया था। तो अब उनके पास पैसा भी है, और वो मलेशिया भी है। मलेशिया बेसिकली क्या होता है? एक टेररिस्ट ग्रुप होता है, जिसकी अपनी एक जो है सेंटिटी होती है, जिसका अपना एक जो है अपना एक 100-200 लोगों का एक जो है वो जत्था सा होता है, जो किसी भी काज के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके के काफी सारे जत्थे जो है पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में भी थे, और उनके पास बंदूकें भी हैं। लेकिन अब उनकी तो आदत है, वो 1979 से लेकर 1991 तक लड़ रहे हैं। तो अब इस कांस्टेंट लड़ाई के बाद उन्होंने शिकस्त दे दी। तो अब लेकिन हथियार तो उनके पास अभी भी हैं, और अफगानिस्तान में भी वो लोग मौजूद हैं, और वो लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। तो उन्होंने अपनी बंदूकों के रुख जो उधर के गैर इस्लामी लोग वो समझते थे हैं, उनके ऊपर कर दिए। तो पाकिस्तान में उसके बाद आपको एक अनरेस्ट की सिचुएशन नजर आई, और सवात के अंदर जो है, और डिफरेंट जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर भी इसके जो आपको असरात नजर आए। और स्पेशली अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो हिजब इस्लामी और जो हक्कानी नेटवर्क था, हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। हक्कानी नेटवर्क जलालुद्दीन हक्कानी साहब को, ठीक है जी, जलालुद्दीन हक्कानी साहब, ये भी एक मलेशिया था, ठीक है जी, हक्कानी नेटवर्क के नाम से जिसे जाना जाता है। और उसके अलावा हिजब इस्लामी, और हिजब इस्लामी के जो लीडर थे, जिनका नाम क्या था 1992 से लेकर 2001 तक, बुरहानुद्दीन रब्बानी, बुरहानुद्दीन रब्बानी,
बुरहानुद्दीन रब्बानी जो है 1992 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। अफगान, लेकिन यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ 1992 से लेकर 1996 तक इनके पास कुछ टेरिटरी थी। 1996 के बाद अब यहां पर एक और पावर इमर्ज करके आई जिन्हें कहा गया तालिबान। तालिबान विच वॉज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जिन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दो ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था बेसिकली, एक तो हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा था और दूसरे नंबर पर तालिबान को। तालिबान और ये तालिबान और हक्कानी नेटवर्क तकरीबन जो है आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद ये तालिबान जो थे, इनके जो लीडर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, मुल्ला मोहम्मद उमर। तो ये जो नजीबुल्ला था, ये नजीबुल्ला जो 92 से लेकर 96 तक 86 से लेकर 92 तक प्रेसिडेंट था, ये भी इसने ना जो इंडियन काउंसुलेट था, यूएन का काउंसुलेट था, वहां पर पनाह ली हुई थी। तो क्योंकि एक सिविल अनरेस्ट की कंडीशन थी। और यहां पर एक और प्लेयर को भी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वजह क्या है इसकी, क्यों इतने यहां पर प्लेयर्स हैं, उनकी मैं वजह भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उस इतने प्लेयर्स होने की वजह क्यों है। डाइवर्स एथनिसिटी। डाइवर्स एथनिसिटी से मुराद मेरी ये है कि यहां पर 40% जो है वो पश्तून है, ठीक है जी, और उसके बाद 15% इधर ताजिक हैं, उसके बाद जो है 15% इधर उज़्बेक हैं, सॉरी 10% इधर उज़्बेक हैं, उसके बाद जो है 5% इधर हजारा हैं। ये तो मैं एथनिसिटीज की बात कर रहा हूं, यहां पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं बेसिकली, बहुत सारे डिफरेंट। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर और भी एक डिवीजन है। ये जो हजारा लोग हैं, ये जो है वो शिया हैं, ये क्या है, और इनकी शियों की पॉपुलेशन मिजार शरीफ के एरिया में है शियों की पॉपुलेशन। और ये जो उज़्बेक और ताजिक लोग हैं, ये सुन्नी हैं, ये सुन्नी हैं। और ये जो पश्तून हैं, ये देवबंद है। तो दो तरह की इधर आपको डिवीजन मिलेगी, ठीक है जी। यानी सुन्नी, और सुन्नियों में भी आपको पता है डिफरेंट टाइप के सेक्ट्स हैं। तो सुन्नियों में भी डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स हैं। तो जो है 40% जो है वो इधर पश्तून है, देवबंद है, सुन्नी है, शिया है। तो यहाँ पर मैं एक और ग्रुप जो है सुन्नियों का, जो ताजिक और उज़्बेक से रेलेवेंट था 1996 में जो क्रिएट हुआ, जिसे आप क्या कहते हो, नॉर्दर्न अलायंस। अब 1996 तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने यहां पर 1996 में काफी प्लेयर इंट्रोड्यूस कर दिए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक तरफ बुरहानुद्दीन रब्बानी को मैंने 1992 से लेकर 2001 तक लिख दिया है, और दूसरे नंबर पर मैंने तालिबान को 1996 से लेकर 2001 तक लिख दिया है। और अभी मैं बात कर रहा हूं कि नजीबुल्ला भी है, और फिर मैं 1996 से लेकर 2001 तक फिर मैं एक और अलायंस भी लिख रहा हूं, नॉर्दर्न अलायंस भी मैं लिख रहा हूं। तो यानी ये तीन तरह के जो अलायंस हैं, ये तीन तरह के अलायंस, एक आपका ये बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये हिज़्ब इस्लामी के हैं बेसिकली। बुरहानुद्दीन रब्बानी ये हिज़्ब इस्लामी, हिज़्ब इस्लामी, ठीक है जी, हिज़्ब इस्लामी के हैं ये बुरहानुद्दीन रब्बानी। अच्छा, एक तो इनका इन्फ्लुएंस का एरिया है, दूसरे नंबर पर तालिबान का इन्फ्लुएंस का एरिया है, और तीसरे नंबर पर ये नॉर्दर्न जो एरिया, नॉर्दर्न जो अलायंस है, इनका भी कुछ इन्फ्लुएंस का एरिया। यानी मैंने तीन मेन प्लेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए, जिनके नाम है जो है बुरहानुद्दीन रब्बानी या हिज़्ब इस्लामी, दूसरे नंबर पर तालिबान, और तीसरे नंबर पर आपका नॉर्दर्न अलायंस। तो यहां पर आप इनके दरमियान, ये तीन मेन प्लेयर्स के दरमियान एक सिविल वॉर होने जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है जी, अभी नहीं हुआ।
अभी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे पता है मैंने काफी सारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें कही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को ना पता हो। मैंने कोशिश की है मैं बहुत ज्यादा स्लो बोलूं और जो है आप तक बात अपनी डिलीवर कर सकूं, लेकिन इसको मैं दोबारा जो है समझा देता हूं आपको। तो मैंने आज जो बात की है, मैंने अफगानिस्तान की हिस्ट्री को बात की है, तो मैं आज एक एग्जाम्पलरी आपको हिस्ट्री करवा रहा हूं कि पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उनकी हिस्ट्री तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की हिस्ट्री को भी हम इतना ही डीप देखेंगे, बल्कि इससे बहुत ज्यादा डीप देखेंगे, और चाइना को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अफगानिस्तान एक रीजन है जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही काफी सारी चीजें तो बताई हुई हैं। क्या बताया हुआ है? इनके एरिया, निमरूज, हेलमंड, हेलमंड के बाद आपका कंधार, कंधार के बाद आपका पाक्तिका, पाक्तिका के बाद पाक्तिया, पाक्तिया के बाद खोस्त, खोस्त के बाद जो है नंगरहार, नंगरहार के बाद नूरिस्तान, नूरिस्तान के बाद कुनार, कुनार के बाद बदख्शान। ठीक है जी, ये मैंने आपको पाकिस्तान के एडजेसेंट प्रोविंसेस लिखवाए थे जो कि अफगानिस्तान के साथ लगते थे, और उसके बाद मैंने इसकी नॉर्दर्न साइड पर एक और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पर एक प्रोविंस बताया था जिसे स्लैंग टनल के जरिए से काबुल के साथ कनेक्ट किया जाता था, दैट वाज काबुल टू जो है मज़ार शरीफ। ठीक है जी, मज़ार शरीफ और काबुल को कौन कनेक्ट करता है जी? स्लैंग टनल, स्लैंग टनल। अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो दो बॉर्डर्स हैं अफगानिस्तान के, मेन बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, एक जलालाबाद के करीब जो है तोरखम बॉर्डर, ठीक है जी, एक जलालाबाद के करीब तोरखम बॉर्डर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरफ से जलालाबाद से आपकी केपीके की जो है वो आ जाती है। और अगर हम नीचे से देखें बलूचिस्तान वाले एरिया से, तो इधर स्पिन बोदलाक का जो एरिया है जो कि कंधार रीजन के अंदर है, कंधार, और पाकिस्तान का जो एरिया है वो चमन, कोयटा जो चमन बॉर्डर है वो, ये दो बॉर्डर हैं। और अगर हम और ये इसके एडजेसेंट एरिया हैं। और दूसरे नंबर पर इसकी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि 40% जो है वो पश्तून हैं, उसके बाद ताजिक्स जो है सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, उसके अलावा इधर उज्बेक्स हैं, उसके अलावा इधर हजाराज हैं। आज मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की कि यहाँ पर जो है देवबंद मेजोरिटी में है, उसके बाद सुन्नी है, उसके बाद आपके पास शिया भी इधर मौजूद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने इधर कहा कि इधर कुछ डिनासिटीज आई, और सबसे पहले मैंने डिनासिटी की बात की तो असीरियन अंपायर की मैंने बात की, जो कि 2500 बीसी से लेकर 609 बीसी तक कायम रही थी। उसने अफगानिस्तान के कुछ रीजन को भी कंट्रोल किया था। असीरियन अंपायर के बाद बेबीलोनियन अंपायर, जो कि 609 बीसी से लेकर 530 बीसी तक रही, उसने भी यहाँ पर जो है कुछ अपना कंट्रोल रखा। उसके बाद 509 बीसी से 330 बीसी के बाद जो है आपकी आ गई एक्मेनीड अंपायर, और एक्मेनीड अंपायर जो है वो साइरस द ग्रेट ने जो है वो उसको कायम किया था, उसने काबुल को भी फतह कर लिया था और उसका भी इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि मैसिडोनियन किंग था, उसने जो है अफगानिस्तान पर हमला किया और बैक्टीरिया इसको नाम दिया, और उसकी यहाँ से एक वाइफ दी थी जिसका नाम रुखसाना था। उसके बाद जो है वो 330 में जब चला गया इधर से, फिर उसके बाद उसका एक जो जनरल था जिसका नाम था सेलोसिड, उसने 312 में अपना यहाँ पर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर पार्थियन अंपायर ने उसको जो है यहाँ से खत्म कर दिया और अपनी अंपायर जो 247 बीसी में उन्होंने कायम कर ली। और उसके बाद यहाँ पार्थियन अंपायर के बाद कुशन अंपायर आई, और कुशन अंपायर के बाद जो है यहाँ पर जो कुशन अंपायर के बाद तुर्क शाही आई, और तुर्क शाही के बाद इधर जो है अब्बासिया डिनासिटी 819 में आई। 819 में अब्बासिया डिनासिटी के बाद इधर महमूद गजनवी आया, महमूद गजनवी के बाद इधर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बाद इधर जो है ममलूक जो है वो आ गए, कुतुबुद्दीन ऐबक टाइप के लोग। उसके बाद 1504 में जो जहीरुद्दीन बाबर था उसने सीज ऑफ काबुल किया, और उसके बाद जो है आपकी 1501 में जो डिनासिटी बनी थी सफाविद डिनासिटी, उसका भी यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है 1736 में जो अफसारीद डिनासिटी का नादिर शाह था उसका भी इस एरिया पर कंट्रोल रहा। और फिर फाइनली जो उसका एक कमांडर था जिसका नाम था अहमद शाह दुरानी, तो यहाँ पर एक दुरानी एम्पायर 1747 से लेकर 1823 तक कायम रही। 1823 के बाद फिर हमने ये बात की कि यहाँ पर एक एमराती जो सिस्टम था वो क्रिएट हुआ, और इसके फर्स्ट जो अमीर थे दोस्त मोहम्मद खान वो बने। उसके बाद जो है इधर हम और इधर फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुई, और अमीर अब्दुर्रहमान और मोर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान जो एक ड्यूरेंट लाइन का मुआहिदा हुआ, हमने उसको देखा। उसके बाद अमीर अमानुल्लाह के दौर में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने इसकी अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लास्ट किंग जाहिर शाह 1933 में आए, जो कि उसके बाद 1973 में दाऊद खान ने टुक ओवर किया, दाऊद खान जो कि जाहिर शाह के जो है वो कजन थे। उसके बाद 1978 में यहाँ पर थोड़ी सी जो है सिविल अनरेस्ट आया, और एक ही साल में 1979 में जो है दाऊद खान भी चला गया। उसके बाद
जो है हाफिजुल अमीन, नूर मोहम्मद खान तरकई भी चला गया, उसके बाद नूर मोहम्मद खान तरकई के बाद हाफिजुल अमीन भी चला गया, और फाइनली यूएसएसआर ने 25 दिसंबर 1979 को यहाँ पर इन्वेड कर दिया और अपना एक पपेट हुक्मरान बबरक कमाल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, जो कि 1979 से लेकर 1986 तक कायम रहा। उसके बाद जो है नजीबुल्लाह जो है वो 1986 से लेकर 1992 तक, और बाद में जिसे 1996 में मैंने अभी बताया कि इसने जो एम्बेसी थी यूएन की, एम्बेसी में जो है टुक ओवर कर लिया। लेकिन जब तालिबान ने अपना कंट्रोल किया काबुल सिटी को 1996 में, तो इन्होंने जो यूएन की काउंसलेट थी उसके ऊपर भी छापा मारा। तो ये इंडियन काउंसलेट की मिन्नतें कर रहा था नजीबुल्लाह कि मुझे आप पनाह दे दें, लेकिन इंडियन काउंसलेट ने उसकी बात को, नजीबुल्लाह की बात को नहीं माना। तो फिर इसे पहले टॉर्चर किया गया और फिर इसकी गर्दन उतार कर काबुल का जो गेट था उसके ऊपर एक हफ्ता लटकाई गई। ठीक है जी, इनका जो प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह। और फाइनली फिर जो है तालिबान ने जो है वो कंट्रोल ले लिया। लेकिन यहाँ पर एथनिक डाइवर्स जो बैकग्राउंड है इस रीजन का, इसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट पावर हाउस बन गए, और उनमें 3 पावर हाउस की मैंने बात की। पहले नंबर पर आपका तालिबान, दूसरे नंबर पर आपका हिज़्ब इस्लामी बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब, और तीसरे नंबर आपका नॉर्दर्न अलायंस, और इन्हीं के दरमियान मेजर सिविल वॉर होगी। चलो 5 मिनट रहते हैं, चलो नमाज का, हाँ आज थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक ले लो। अच्छा जी, तो मुझे पता है चीजें बहुत ज्यादा मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन अब क्या करें कि इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाने के बावजूद कोर्स काफी बड़ा है, और जीके के जब तक हम भूत को बंद नहीं करते उस वक्त तक हमारा पेपर में नाम आना बहुत मुश्किल है। ये जीके के भूत को बंद करना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू के लिए भी, टेस्ट के लिए भी। अच्छा, अब 3 प्लेयर हमने इंट्रोड्यूस करा दिए। अगर मेन देखें तो एक नॉर्दर्न अलायंस, एक तालिबान, और एक हिज़्ब इस्लामी, और एक छोटे मोटे जो हकानी ग्रुप हैं ये, तो वो नॉर्दर्न अलायंस बताता हूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को देख लेते हैं कि क्या, कहां पर क्या चीज है। ये जी आपका अफगानिस्तान है, ठीक है जी, ये आपका अफगानिस्तान है, और ये आपका निमरूज है, ठीक है जी, और ये आपका हेलमंड है, ये आपका कंधार है। निमरूज, हेलमंड, कंधार, ठीक है जी, बलोचिस्तान के साथ जो लगते हैं, निमरूज, हेलमंड, कंधार, और उसके बाद ये आपका जाबुल है, जाबुल प्रोविंस, जाबुल। जाबुल के बाद आपका ये पाक्तिका है, पाक्तिका। पाक्तिका के बाद ये आपका खोस्त है, खोस्त के बाद ये आपका जो है पाक्तिया है, पाक्तिया। पाक्तिया के बाद ये आपका नूरिस्तान है, ठीक है, सॉरी नंगनहार है, नंगनहार, नंगनहार। और नंगनहार के बाद ये आपका जो है वो नंगनहार के बाद ये आपका नूरिस्तान है। नूरिस्तान के बाद ये आपका जो है ये नंगनहार कर दो। ये आप ना कुछ मैं यहां पर लिख देता हूं, निमरूज, हेलमंड, उसके बाद कंधार, कंधार, और उसके बाद जाबुल,
राबुल के बाद आपका पाक्तिया, पाक्तिका, उसके बाद खोस्त, उसके बाद पाक्तिया, पाक्तिया के बाद आपका जो है नंगनहार, नंगनहार, नंगनहार के बाद आपका जो है नंगनहार के बाद नूरिस्तान, नूरिस्तान के बाद आपका बदख्शान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रोविंसेस हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। ठीक है जी। और इनमें ये जो है ये इस जगह पर ये काबुल है, काबुल। और काबुल के इधर 60 किलोमीटर पे बगराम एयरबेस, बगराम एयरबेस। हाँ जी, ठीक है। और इस तरफ करके यहां पर जलालाबाद, और यहां पर पाकिस्तान के इस तरफ क्या है, खैबर एजेंसी, खैबर, अब तो खैबर हो गया, खैबर डिस्ट्रिक्ट हो गया। और उसके बाद अगर कंधार वाले साइड पर देखें तो ये है स्पिन बोदलाक, और अगर पाकिस्तान वाली साइड पर देखें तो ये आपका चमन। ठीक है जी। और ये आपका गजनी, गजनी, और ये आपका मिजार शरीफ, मिजार शरीफ, और ये आपका हेरात। निमरूज, हेलमंड, कंधार, जाबुल, उसके बाद पाक्तिया, खोस्त, पाक्तिका, नंगनहार, नूरिस्तान और बदख्शान, नंगनहार और नूरिस्तान और बदख्शान। और उस तरफ जो है काबुल, और इधर एक मैंने बताया है स्लैंग टनल, टनल है। अच्छा, ये इसकी ज्योग्राफी के मुतालिक कुछ एरिया हैं। अच्छा, ये है वाखोन कॉरिडोर, और अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक, लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसको समंदर न लगता हो कोई। ठीक है, तो अफगानिस्तान में समंदर नहीं लगता, इधर माउंटेनियस रीजन है ये सारा का सारा। अच्छा, और ये नंगनहार प्रोविंस के अंदर ही ये तोरा बोरा, जहां पर उसामा बिन लादेन ने जो है वो बनाई हुई थी, नंगनहार के अंदर तोरा बोरा, जहां पर उसामा बिन लादेन बेसिकली अपनी एक उसने बेस बनाई हुई थी। अच्छा, ये अफगानिस्तान की क्या हो गई है जी, ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी के अंदर अगर हम देखें तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो करंट अफेयर्स के हवाले से मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इनके नाम जरूर याद कीजिएगा। ठीक है जी, और इसके मैप को भी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, और पेपर के एतबार से भी काफी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वॉक ऑन कॉरिडोर जो है, अब और इसमें प्लेयर्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे आपका बुरहानुद्दीन रब्बानी, हिज़्ब इस्लामी वाला। दूसरे नंबर पर
आपका नॉर्दर्न अलायंस, और तीसरे नंबर पर आपका जो है तालिबान। अब बुरहानुद्दीन रब्बानी, अब ये जो नॉर्दर्न अलायंस है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और तालिबान को। बुरहानुद्दीन रब्बानी सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम का है, बाकी इसका कोई ओहदा मामला नहीं रहेगा। अब तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत रही थी इस जगह पर, वाखौन कॉरिडोर से, ये नॉर्थ वाली साइड पर इनकी हुकूमत अफगानिस्तान में रही है 1996 से लेकर 2001 तक। अफगानिस्तान के ये मिजाज शरीफ, ये जो है सारा एरिया किसकी हुकूमत थी? नॉर्दर्न अलायंस की। और नॉर्दर्न अलायंस के अंदर मैं आपको अगर बताऊं, पहले सारे के सारे ज्यादातर ताजिक थे, ठीक है जी। और इनमें ताजिक की अगर मैं बात करूं, इनका मशहूर लीडर अहमद शाह मसूद, अहमद शाह मसूद, ठीक है जी, असैसिनेटेड इन 2001। अच्छा, 2001 तक तो ये मेजरली जो है ताजिक लोगों के इन्फ्लुएंस में रहा, और इसके ऊपर जो है ताजिक लोग भी ज्यादातर इसके साथ थे, ठीक है जी। लेकिन 2001 के बाद इसका नाम खत्म कर दिया गया नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है जी, और इसका फिर जो है डिफरेंट इसको तरीके से ऑपरेट किया गया, और इसमें मजीद लोग आए, जिनमें आपका पहले नंबर पर अब्दुल रशीद दोस्तम, ये आपका उज्बेक है, अब्दुल रशीद दोस्तम, अब्दुल रशीद दोस्तम। और उसके बाद जो है आपके अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये लोग भी इस अलायंस में आए, ठीक है जी। ये अलायंस था जी 1996 से लेकर 2001 तक ये कायम रहा। अब अगर हम बात करें, तो ये जो नॉर्थ वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं 1996 में, ठीक है जी। और साउथ वाले एरिया में क्या हुआ? तो साउथ वाले पूरा का पूरा ये जो एरिया था, इस पूरे के पूरे एरिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया 1996 में। 1996 फ्राम कंधार, देन काबुल, तालिबान कंट्रोल रेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। जो नॉर्दर्न अलायंस के अलावा बाकी सारा अफगानिस्तान था, वो कौन कंट्रोल कर रहा था? आपके तालिबान, ठीक है जी। और इनको एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है की गवर्नमेंट इनको एक्सेप्ट करती थी, बाकी इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो इनके जो लीडर थे मुल्ला मोहम्मद उमर, ठीक है जी, वो मुल्ला मोहम्मद उमर जो हैं, उन्होंने जो है इधर शरिया लॉ, जो इनिशियली जो है उन्होंने औरतों की तालीम के ऊपर, बच्चियों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है जी, और उनके स्कूल भी बंद करवा दिए, और बहुत ही रिजिड टाइप के ये लोग थे। और जो है इन्होंने इस्लामी सजाओं को नाफिज कर दिया, और जो है इनिशियली इन्होंने पूरे एरिया को जो है कंट्रोल में ले लिया सिवाय इसके। और जब ये अहमद शाह मसूद खत्म हो गया, तो फिर इन्होंने जो है, जब उसके बाद क्या हुआ, 9/11/2001, ठीक है जी, 9/11 जिसे कहते हो आप, 9 सितंबर, 2001 को क्या हुआ जी? ट्विन टावर, 4 कमर्शियल
flights hijacked by 19 people belong to अल-कायदा। अल-कायदा एक जो है ऑर्गेनाइजेशन थी। ये 19 सऊदी लोग थे। इन्होंने 4 जो है कमर्शियल फ्लाइट्स जो है हाईजैक कर ली अमेरिका की, और उनमें से 2 को 2 प्लेन जो है वो उन्होंने 2 प्लेन टकरा दिए। 2 प्लेन क्रैश्ड इन ट्विन टावर। बाकी जो जो थे उनका इरादा था कि वो व्हाइट हाउस और जो वाशिंगटन डीसी है उधर करें, लेकिन वो फिर नाकाम हो गए थे। ठीक है जी। और पेंटागन के ऊपर एक उन्होंने करने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गए। तो ये 2 प्लेन से इन्होंने ट्विन टावर, जहां पर 3000 लोग मर गए। ये सितंबर की बात है। ठीक है जी। उस टाइम पर जो है क्या हुआ, उस टाइम पर जब ये 2 प्लेन क्रैश कर दिए ट्विन टावर के ऊपर, तो 3000 लोग जब मर गए, उस वक्त अमेरिका का सदर था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था उस टाइम पर, बुश जूनियर। कब आया था ये? 2001 से लेकर 2009 तक ये रहा है। उसी वक्त ये आया था, यानी 20 जनवरी 2001 को इसने ओथ ली थी। 20 जनवरी 2001 को हर अमेरिकन प्रेसिडेंट 20 जनवरी को ही ओथ लेता है। ठीक है जी। 20 जनवरी 2001 को इसने ओथ ली थी, और सितंबर में इसके दौर में क्या हो गया, एक हमला हो गया। जब हमला हुआ तो इसने एक मशहूर तकरीर की, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ठीक है जी। और उस तकरीर के बाद इसने जो ये मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट थी, इसे जो है ना वो राब्ता किया कि भाई आपके पास उसामा बिन लादेन आपके पास है, तो हमें जो है ना वो दे दो। तो लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर ने उसको देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारा वो मेहमान है, और हमारे पश्तूनों के अंदर जो आज भी रिवाज है, पश्तूनों का ये रिवाज है कि वो पूरा का पूरा कबीला मरवा देते हैं मेहमान को, वो बड़ा ख्याल करते हैं उसका। ठीक है जी। उनकी ये रवायत है सदियों पुरानी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा वो मेहमान है, हम मेहमान को पनाह दी हुई है हमने, तो हम उसको ऐसे नहीं हवाला कर सकते जब तक आप हमें कोई सबूत ना दे दो उसके खिलाफ। तो अमेरिका ने सबूत नहीं दिए, तो अमेरिका ने फिर मुशर्रफ साहब को किया फोन। ठीक है जी। अमेरिका ने जो है मुशर्रफ को किया फोन कि भाई वी विल सेंड यू इन द स्टोन एजेस, हम तुम्हें पत्थर के जमाने में भेज देंगे। ठीक है जी, अगर हम तुमने हमारा साथ ना दिया। ठीक है जी। वो फेमस एक कॉल जो है वो कहते हैं कि सदर बुश ने खुद की थी कि आप हमारा साथ दो। ठीक है जी। और उसको मुशर्रफ जस्टिफाई भी करता था, और मुशर्रफ की जो कैबिनेट थी वो भी जस्टिफाई करते थे कि जी अगर हम उनको ना देते तो वो हमें जो है हमारे ऊपर अमेरिका अटैक कर देता। तो उस वक्त के अखबारों में भी जंग, और जो नवाए वक्त के अखबार थे, और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार थे, और अल जजीरा और रियूटर्स जो इस वक्त के मशहूर तरीन अखबार थे, उनमें हेडलाइंस लगी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। तो फिर मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपना बयान जो है वो जारी किया कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा, जो कि जियो न्यूज और ये सॉरी जंग और ये सब पर चला, कि भाई अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो हम अफगानिस्तान पर अटैक कंसीडर करेंगे, और हम जो है अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। ठीक है जी। तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। लेकिन फिर क्या हुआ जी, अमेरिका के साथ 2001 में अक्टूबर में, याद नहीं, सितंबर में ये अटैक हुआ, अक्टूबर 2001 एयर स्ट्राइक्स स्टार्टेड। ठीक है जी। तो एक आपके बलूचिस्तान के एरिया के अंदर तस्वीर बनाए, तस्वीर बनाओ।
अच्छा चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। एयर स्ट्राइक स्टार्टेड हुई और बलोचिस्तान के एरिया में, जो ये रख्शान का एरिया, आजकल रख्शान का एरिया, यहाँ पर बलोचिस्तान के एरिया में शम्सी एयरबेस दे दी गई। शम्सी एयरबेस दे दी गई और हम मुशर्रफ ने 2001 में कुछ 2 फ्रेमवर्क साइन किए। 2 फ्रेमवर्क, 2 फ्रेमवर्क साइंड बाय मुशर्रफ। मुशर्रफ ने फ्रेमवर्क साइन किए। एक में जो है लॉजिस्टिक्स, कहते हैं कि उस वक्त ना ये पहला मौका था नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रशिया से ये खतरा था कि वो यूरोप के ऊपर हमला कर सकता है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक को इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि ये जो कम्युनिज्म है ये हमारे मुल्क में जो है वो रशिया के जरिए से आ सकता है और रशिया हमें इन्वेड कर सकता है। तो उनको प्रोटेक्शन देने की खातिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसे नेटो कहते हैं, और वो 1949 में बनी थी। और उसका आर्टिकल 5 ये कहता था कि अगर कोई भी मुल्क इन मेंबर ममालिकान, उसके 30 मेंबर हैं आज, उसका जो लेटेस्ट मेंबर है नेटो का वो नॉर्थ मैसिडोनिया है, जो अभी रिसेंटली 2019 में जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हुआ है। तो ये नॉर्थ मैसिडोनिया जो है ये ऐड होने के बाद इसके 30 मेंबर हो गए कि अगर इन 30 मेंबर, उसका मेंबर तुर्की भी है, तो उसके अगर 30 मेंबर में से किसी एक मेंबर पर भी अटैक होगा तो वो 30 के 30 पर कंसीडर किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 वो 30 के 30 ममालिक पाबंद होंगे किसके ऊपर, वो जो अटैक करने वाला मुल्क है उसके ऊपर अटैक करने का। ठीक है जी। तो इस असूल के तहत जो है ये नेटो की एक फॉर्मेशन हुई थी और उसके बाद नेटो सिर्फ और सिर्फ जो है यूरोप की हद तक जो है वो बाउंड थी। लेकिन ये एक पहला मौका आया था, सदर बुश ने ओपनली अपने यूरोपियन अलाइड को भी कहा था दिस इज द टाइम, कि अब ये टाइम है कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। और नेटो के जो 30 ममालिक का इत्तेहाद था उसने अपनी फौजें जो है वो भेज दी और एक साइन हो गया। और ऐसा ऐसा जो 2002 तक है, जनवरी 2002 नेटो टुक कंट्रोल ऑफ अफगान सिक्योरिटी। और ये जो नेटो की जो फोर्सेस थी उनको कहते थे इसाफ, ISAF, इसाफ फोर्सेस। और इनका कमांडर था डेविड पैट्रियास, जो कि एक अमेरिकन जनरल था। डेविड पैट्रियास जो था वो इसाफ फोर्सेस की तरफ से 2002 में इन्होंने इनिशियली किया क्या, ये जो नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग थे, इस नॉर्दर्न अलायंस वाले लोगों को अमेरिका ने हथियार दिए, एमुनिशन दिया और इन्होंने फाइनली जो कि अब यहां पर मैं रुक के आराम से आपको बताता हूं। अब अफगानिस्तान का एरिया सारा किसके कंट्रोल में है, 2 पार्टीज के कंट्रोल में। अभी तक मैंने 9/11 को नहीं करवाया। 9/11 को करवाने से पहले अफगानिस्तान का पूरा का तस्वीर जल्दी से बनाओ। अफगानिस्तान का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में है जी, अफगानिस्तान का पूरा एरिया 2 पार्टीज के कंट्रोल में है। नॉर्दर्न साइड वाला एरिया जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के पास है और जो सदर्न साइड वाला एरिया है सारा का सारा मोर देन 85% ऑफ द अफगानिस्तान वो तालिबान के कंट्रोल में है, जिनको एक्सेप्ट करते हैं 2 लोग, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक 9/11 का वाकया होता है, ट्विन टावर, जिसका नाम आजकल ग्राउंड जीरो है, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ग्राउंड जीरो। तो उसके ऊपर जो है क्या कर दिया गया जी, अटैक कर दिया गया 19 सऊदियों के जरिए से। तो उस वक्त जो है यहाँ पर जो हुकूमत थी वो तालिबान की थी, तो तालिबान के पास उसामा बिन लादेन जो इस 19 लोगों का सरबराह था वो उनके पास आया हुआ था। तो अमेरिका ने डिमांड किया मुल्ला उमर से कि आप हमें उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करें, ये मुलविस है
इस 2001 में जो कार्रवाई हुई है 11 सितंबर को, जिससे हमारे 3000 लोग मारे गए हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारे पास जो है इसको दे दें। तो मुल्ला उमर ने अपने जो एक मेहमान नवाजी की बात बताई, तो लेकिन अमेरिका इस बात पर नहीं माना और उसने मुशर्रफ को कॉल की, और मुशर्रफ ने जो है सरनगू कर दिया और अपना एक शमसी एयरबेस भी दे दिया, और लॉजिस्टिक और एयर स्ट्राइक्स करने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी अमेरिका के साथ साइन कर लिया और नेटो फोर्सेस के साथ। ठीक है जी, 2001 में। तो जब ये दोनों चीजें हो गई, तो अब अमेरिका ने उस एरिया का कंट्रोल हासिल करने के लिए, ये जो नॉर्दर्न अलायंस वाले थे, ये तो पहले ही तालिबान के खिलाफ थे, ठीक है जी, तो इनको हथियार और लॉजिस्टिक पहुंचाए, और उन्होंने 1 महीने के अंदर ही पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। और तालिबान को, क्योंकि उनको एयर सर्वेलेंस भी प्रोवाइड की जा रही थी जो है अमेरिका के थ्रू से, एयर स्ट्राइक्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे, और तालिबान ने उस वक्त यही मुनासिब समझा कि वो जो है काबुल को छोड़ दें और डिफरेंट एरियाज को छोड़कर वो अपनी जो है गोरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज के ऊपर आ गए, और उन्होंने जो है मेन एरियाज को छोड़ दिया, और मेन सारे के सारे एरियाज किसने टुक ओवर कर लिए? नॉर्दर्न अलायंस वालों ने। लेकिन अब इसका नाम नॉर्दर्न अलायंस रखना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये नॉर्दर्न अलायंस नहीं रह गया। अब इसके अंदर लोग जुड़ चुके हैं, अब्दुल रशीद खान दोस्तम जैसे, इसके साथ लोग जुड़ चुके हैं अब्दुल्ला जैसे, और फिर इसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रख दिया गया। ठीक है जी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जिसके नतीजे में हामिद करजाई को इंटरम सेटअप का 2001 के अंदर प्रेसिडेंट बना दिया गया। समझ आइए बात? सवाल? रिकॉर्डिंग में सुनोगे। काफी बड़ा बताया। दो 2001 के बाद मैंने यही बताया है कि जो है ना, फ्रेमवर्क साइन हो गए, एयर बेसिस दे दी, इसाफ फोर्सेस आ गई, डेविड पेट्रियस उसका कमांडर आ गया, और जो है सिक्योरिटी को टुक ओवर कर लिया, और जो मेन एरिया थे उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया नॉर्दर्न अलायंस ने। और नॉर्दर्न अलायंस का अब नाम तब्दील हो गया, डेमोक्रेटिक अलायंस रख दिया, और उसके जो प्रेसिडेंट बना दिया गया वो हामिद करजाई को बना दिया इंटरिम प्रेसिडेंट। और हामिद करजाई अब ये जी आगे, तो अब और तालिबान जो है वो क्या हो गया जी, रूपोश हो गए। और अब पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो है, पाकिस्तान ने अपना जो है एक पाकिस्तान जो है क्या बन गया, हामिद करजाई प्रेसिडेंट बन गया। हामिद करजाई 2001 से लेकर 2014 तक अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट रहा, अमेरिकन का, यानी अब कंट्रोल किसका था? अमेरिका। बगराम एयरबेस इनका लार्जेस्ट, बगराम एयरबेस इनकी लार्जेस्ट बेस थी, और मैक्सिमम जो इधर फौजी आए, मैक्सिमम आर्मी वो 1.5 लाख जो आर्मी है वो इधर डिप्यूट हुई, 1.5 लाख मैक्सिमम जो आर्मी है। और जो रिसोर्सेज अमेरिका के लगे वो एस्टिमेटेड 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 2001 में फिर खैर इन्होंने टेक ओवर कर लिया, और इसाफ फोर्सेस ने भी जो है वो इसका जो है मामला बन गया। लेकिन अब जो है तालिबान ने जैसे ही थोड़ा बहुत उनको सांस आया, और उन्होंने देखा कि चीजें दोबारा से जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, तो उन्होंने जो है गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए से अमेरिका को दोबारा डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने भी इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए 2006 के अंदर ड्रोन अटैक स्टार्ट कर दिए। पाकिस्तान की एयरबेसिस से उठते थे और ड्रोन अटैक शुरू कर देते थे, ड्रोन अटैक करते थे। और फिर 2013 में 2011 में 26 नवंबर 2011 को सलाला इंसिडेंट हुआ। सलाला इंसिडेंट, वो जो आपकी एक आर्मी की चौकी थी उसके ऊपर 25 नौजवान शहीद कर दिए गए आपके,
अमेरिका के जो ट्रू थे 25 सोल्जर्स 25 सोल्जर्स अमेरिका ने ड्रोन अटैक करके आपके 25 फौजियों को मार दिया, आपके मुल्क से ही उड़कर। ठीक है जी। तो इसके बाद चीजें जो है वो क्या होना शुरू हो गई, चीजें खराब होना शुरू हो गई, और आपने फिर शमसी एयरबेस भी इनसे वापस ले ली जरदारी के दौर में। जो है शमसी एयरबेस भी वापस ले ली, और सारे जो पॉलिसी को अपनी को पूरी को रिविजिट किया। ठीक है जी। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दो तरह के इल्जाम लग रहे थे। पाकिस्तान को नो डाउट कैरी लूगर बिल, एक कैरी लूगर बिल के तहत पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर की एड दी जा रही थी, मिलिट्री असिस्टेंस दी जा रही थी, अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो। मिलिट्री असिस्टेंस जो है 2010 से लेकर 2014 तक दी गई है। ठीक है जी। तो मिलिट्री असिस्टेंस, ठीक है जी, मिलिट्री इमदाद जो उनको हम उनकी जंग जो लड़ रहे थे तो वो हमें जो है वो उसके यानी किराए के लिए हमें पैसे दे रहे थे। तो जो है फिर जब ये इंसिडेंट हो गया, इसके बाद चीजें जो है सलाला इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा खराब हो गई, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी। और 2013 में फिर एक और इंसिडेंट हुआ, वो आपको लोगों को सबको पता है। और जो ये सारा ऑपरेशन शुरू हुआ था ना 2001 में, इसका नाम था इंड्यूरिंग फ्रीडम। इंड्यूरिंग फ्रीडम। और 2011 में जो एक नेपच्यून स्पेयर एक टीम थी, उसने 2 मई उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में किल कर दिया जी। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को 2 मई को किल कर दिया। और लेकिन ओबामा ने पहले तो कहा कि जी हम विड्रॉ कर लेंगे 2014 में, लेकिन नहीं विड्रॉ हो सका। और 2013 में मैं क्या लिखवा रहा था, कैरी लूगर बिल हो गया। और क्या लिखा रहा था, अच्छा चलो, उसामा बिन लादेन वाला हो गया, और ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम हो गया। फिर उसके बाद 2000 जो आपका उसके बाद कैरी लूगर बिल हो गया। पाकिस्तान को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान के साथ क्या मामले हो रहे हैं। पाकिस्तान को जो है ना कहा गया कि आप उनकी तरफ से भी लड़ते हो, हमारी तरफ से भी लड़ते हो, उनको सपोर्ट भी करते हो। हमें हिपोक्राइट कहा गया कि ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हमें हिपोक्राइट मुनाफिक कहते हैं। ठीक है जी, मुनाफिक हमें कहा गया कि भाई आप इधर से हमें कह रहे हो कि हमें सपोर्ट कर रहे हो, और उधर से तालिबान की मदद करते हो, आप किसकी तरफ हो। ये पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो है इल्जाम लगाना शुरू हो गए। और पाकिस्तान जो है, और उधर से तालिबान ने जो है वो भी, उनके कुछ उलमा कराम ने एक फतवा जारी कर दिया कि मुसलमान को मुसलमान जो कत्ल करवाता है तो वो मुर्तद हो जाता है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि जी उनके मुताबिक पूरी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुर्तद हो चुके हैं, वो मुसलमान नहीं रहे, और इनको मारना जो है वो हलाल है। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपके वो आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक हो गए। ठीक है जी, 16 दिसंबर 2014 को। और फिर उसके बाद जो है मामला मजीद बिगड़ते गए, और तालिबान भी अपना कंट्रोल जो है जो कंट्री साइड के एरियाज हैं, ठीक है जी, जो देहाती एरिया है वहां पर अफगानिस्तान में दोबारा उन्होंने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और 2014 में जब इलेक्शन हुए, 2014 में आपका अशरफ गनी, ये प्रेसिडेंट बन गया अशरफ गनी 2014 में। और जो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो था वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया। अच्छा, और साथ अमेरिका ने 2006 में नेटो ने जब देखा तो दोहा जो है निगोशिएशन स्टार्टेड। तालिबान का एक हेड ऑफिस बनाया गया, तालिबान का एक
अच्छा जी, तालिबान का एक दोहा के अंदर नेगोशिएशन का वो बनाया गया, नेगोशिएशन की गई तालिबान के साथ, और फिर इवेंचुअली जो है आपको पता है कि 2019 में अब्दुल्ला चीफ एग्जेक्टिव, ठीक है जी, और दोहा नेगोशिएशन हुई और 2019 या 20 चेक कर लेना, पीस एग्रीमेंट हो गया तालिबान के साथ। लेकिन जो है कि अमेरिका जो है विड्रॉ कर जाएगा इधर से 11 सितंबर को 2001 को, ठीक है जी, और बगराम एयरबेस भी इन्होंने छोड़ दी, और 11 सितंबर 2001 को 2021 को जो ना अमेरिका टोटल विड्रॉ, बगराम एयरबेस इन्होंने खाली कर दी है। और बाकी आपको मेरा ख्याल है ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि ये क्या है, बाकी इसके आप चीजों को देख लेंगे तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी आई थिंक मैंने वो खत्म कर दी है कि क्या क्या चीजें थी, नॉर्दर्न अलायंस क्या है। और अब नॉर्दर्न अलायंस वाले जो हैं, मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया हुआ कि इनकी कोई वो नहीं है, इनकी फोर्सेस सरेंडर किए जा रही हैं और इनको पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास अमेरिका ने इतना अपने रिसोर्सेज लगाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन इनके पास वो लड़ने के लिए जो जिगरा चाहिए होता है ना, वो जिगरा नहीं, ठीक है, जो अमेरिकन के पास था, जो तालिबान के पास था, इनके पास नहीं है, क्योंकि इनके पास कॉज नहीं है लड़ने के। अमेरिकन के पास थी कि उनके 3000 लोग मरे थे, उनका उन्होंने इंतकाम लेना था या उन्होंने अपनी कंट्रीज को जो है मनवाना था, तो इसलिए वो आए थे। लेकिन इनके पास कोई काज नहीं है, इनके पास बीइंग ए मुस्लिम भी इनके पास कोई काज नहीं है नॉर्दर्न अलायंस वाले, और इनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, और इनके पास बाकी चीजें भी नहीं है। तालिबान के पास एक्सपर्टीज भी हैं और उनके पास एक जंग का एक्सपीरियंस भी है, सब चीजें उनके पास हैं। तो इस वजह से तालिबान इवेंचुअली अब उन्होंने नॉर्दर्न साइड वाली भी एरिया जो है वो कैप्चर कर ली है। और पूरा का पूरा अगर मैं अफगानिस्तान का आपको बताऊं कि वो कर रहे क्या है, अगर मैं अफगानिस्तान को ये ऐसे बनाऊं, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया अगर बनाऊं, तो वो यहां से ये वाला एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है जी, ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया। और अब फिर वो क्या करेंगे, ये वाला एरिया कैप्चर करेंगे, फिर ये वाला यहाँ पे अब काबुल सिटी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है जी। यानी काबुल सिटी से ना वो आगे जा सकेंगे, ना काबुल सिटी से इधर जा सकेंगे, ना काबुल सिटी से इधर जा सकेंगे। तो यानी सीज पूरा घेराव कर देंगे काबुल के। ये वाला एरिया उन्होंने लॉक कर दिया और ये वाला भी लॉक कर दिया। ये वाला तो उनका वैसे ही स्ट्रॉन्ग जोन है, कंधार पे वो पहुंच गए हैं, इस जगह पर वो पहुंच गए हैं, कंधार पे वो पहुंच गए हैं, और ऐसा ऐसा करते 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 वो यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। और फिर ये जब पूरा कर लेंगे तो फिर एक अटैक करेंगे काबुल के ऊपर, काबुल के ऊपर अटैक करके काबुल को भी ले लेंगे, ठीक है जी। ये बस 2-3 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अमेरिका जो है या कोई इस तरह का, अगर अमेरिका अमेरिका भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी समझ आ गई है कि इधर यानी अमेरिका फिर आएगा, वो फिर छुप जाएंगे, फिर जैसे अमेरिका थोड़ा सा इधर बैठेगा वो फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। यानी जो है ना ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, ऐसे नहीं थे कहा गया। 3 सुपर पावर, पहले बर्तानिया जलील हुआ, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, सेकंड एंग्लो अफगान वार, थर्ड एंग्लो अफगान वार, फिर इधर जो है रशिया दलील हुआ, फिर उसके बाद जो है रशिया कैसे अपनी यूएसएसआर ही खत्म हो गया, फिर उसके बाद अब अमेरिका का भी आप हाल देख रहे हैं। वजह क्या है कि बड़ा ही वोलेटाइल रीजन है, और इधर की जो पहाड़ है उसके ऊपर एटम बम भी कोई असर नहीं करेगा, एटम बम भी मार दिया जाए, इतने सख्त पहाड़ है ये, इधर नहीं असर करेगा, ठीक है जी। और उन्होंने अपनी पूरी सुरंगें बनाई हैं, पूरी 20 साल लगाकर यही प्लानिंग की है कि हमने इससे कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है। इसमें तालिबान के जो लीडर हैं मुल्ला मोहम्मद उमर, 2013 में इनकी शहादत या वफात जो भी कहना चाहो, 2013 में डाइड मुल्ला उमर डाइड। उसके बाद जो है मुल्ला उमर के बाद इनके मुल्ला अख्तर मंसूर, हाँ मुल्ला अख्तर मंसूर 2016 में इनके ऊपर बलोचिस्तान में ड्रोन मारकर, बलोचिस्तान में 2016 में बलोचिस्तान ड्रोन अटैक से किल्ड। ये दूसरे अमीर थे, मुल्ला उमर के बाद ये इनके हेड थे, ठीक है जी, दूसरे हेड, पहले हेड ये हैं, दूसरे हेड ये हैं, और आजकल जो तीसरे हेड हैं मुल्ला अखुनजदा, हैबतुल्ला अखुनजदा, मुल्ला, हाँ जी हैबतुल्ला, हाँ हैबतुल्ला अखुनजदा,
अखुनज़ादा, ठीक है जी। और अगर और नाम जानना चाहते हो तो पाकिस्तान ने जिसको भी छोड़ा है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ठीक है जी। ये नेगोशिएशन के लिए छोड़ा था पाकिस्तान ने कि जी दोहा में इन्होंने ही मुज़ाकरात किए हैं, मुज़ाकराती टीम के जो, और जो अब ये अशरफ गनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर हमदुल्ला मोहिब ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बातें जो करता है कि आईसी ये है, तो ये इनका एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए हमदुल्ला मोहिब। और अतमर जो है, अतमर इनका फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है जी। हनीफ अतमर, ठीक है जी। गवर्नमेंट एफएम फॉरेन मिनिस्टर है हनीफ अतमर, ठीक है जी। और ये जो है मुहक्किक, ठीक है जी, मोहम्मद मुहक्किक जो है वो भी जो है इनका वो जो है फॉरेन मिनिस्ट्री का बंदा है। और उसके बाद जो है अब्दुल रशीद दोस्तम इनका आर्मी चीफ है, ठीक है जी, इन गवर्नमेंट का अब्दुल रशीद दोस्तम। और ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, और उसके बाद जो है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, और ये इनकी लीडर्स हैं, ठीक है जी, तालिबान के। तो इन दोनों के दरमियान मेनली फाइट चल रही है, और इस फाइट का नतीजा आपके सामने है। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था आई होप मैंने आपको क्लियर करा दिया है, और इसमें से जो करंट अफेयर्स भी बन सकते हैं वो भी आपके सामने यही है कि हनीफ अतमर आया हुआ था अभी, ठीक है जी। हमदुल्ला मोहिब के बारे में पूछ सकते हैं कि एनएसए है, ये पाकिस्तान के बारे में बड़ी बकवास मारता है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और अजीत डोवल के साथ इसकी बड़ी मुलाकातें होती रहती हैं, ठीक है जी। ज़ल्मे खलीलजाद अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है इधर, जो है अफगान पीस प्रोसेस का कौन रिप्रेजेंटेटिव है? ज़ल्मे खलीलजाद, ठीक है। ज़ल्मे खलीलजाद अभी भी वही है, ठीक है जी। और एंथनी ब्लिंकन, ये जो है फॉरेन सेक्रेटरी है यूएसए का, एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, ठीक है जी। तो ये आपकी चीजें, आई होप कि आपको अफगानिस्तान हिस्ट्री के रेलेवेंट अब कोई मुश्किलात नहीं आएंगी कि कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्यों ये इतना वॉलेटाइल रीजन है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से नहीं पता हो सका, उसके बाद जो है साइरस द ग्रेट से नहीं पता हो सका कंप्लीटली, उसके बाद जो है सुपर पावर्स जितनी भी हिस्ट्री, थ्रू आउट हिस्ट्री है, उन सब ने मंगोलों के कंट्रोल में भी रहा है ये हिस्सा, ठीक है जी। 1220 है, चंगेज खान ने इधर जो है हमला किया था, ठीक है जी। वो भी इसको, असल में इनका एक प्रोविंस है बेमान, इस जगह पर बेमान प्रोविंस है। बेमान प्रोविंस का जब उसने सीज की ना, सीज करने के लिए भेजा उसने अपने पोते को बातू खान, ठीक है जी। बातू खान को जब भेजा ना चंगेज खान ने, तो बातू खान मार गया इधर। तो वो फिर आया तो अफगानिस्तान के जितने भी लोग थे 1220 में, उन सबको उसने कत्ल कर दिया, ठीक है जी। और सबको कत्ल कर दिया, वो थोड़े बहुत जो बचे वो फिर लड़ना शुरू, ठीक है जी। फिर इवेंचुअली जो है चागाताई खनाते के कंट्रोल से ये मामला निकल गया, चंगेज खान के कंट्रोल में भी रहा था ये एरिया। और चंगेज खान ने जब ख्वारज़म एम्पायर, जो ईरान में नीचे एम्पायर थी, जब उसे डिस्ट्रॉय किया 1218 में, तो उसका मोहम्मद मेकबूर, जो ख्वारज़म शाह का बेटा था मोहम्मद मेकबूर, वो भी यहीं पर आया था, और इवेंचुअली फिर यहाँ से फिर नीचे जाकर फिर जो है उसे भी मार दिया गया था ख्वारज़म शाह के बेटे को। तो ये भी बड़ी उस मामले में इंपॉर्टेंट जो है चीज हो सकती है कि ख्वारज़मीन एम्पायर भी इधर ही डिस्ट्रॉय हुई है। तो बहुत सारी एम्पायर, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बेसिकली। तो इस वोलाटाइल रीजन को कंट्रोल करने के लिए तालिबान के, अगर कहते हैं कि अगर थ्रू आउट हिस्ट्री देखा जाए तो 2500 बीसी से यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और 2500 बीसी से लेकर 2021 तक की हिस्ट्री अगर अफगानिस्तान की देखें, तो अगर आप कहो कि कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा इरा जब अफगानिस्तान में अमनो सुकून रहा हो और लड़ाई ना रही हो, वो कौन सा इरा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल है, वो जो 1996 से लेकर 2001 तक जो तालिबान की गवर्नमेंट थी। वो हिस्टोरियन न्यूयॉर्क टाइम्स भी बोलेगा और वाशिंगटन पोस्ट भी बोलेगा, उस वो टाइम जो था, उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ पीस रहा है। यहाँ पर जो है ना, नॉर्थ में वो थे और इधर साउथ में इन्होंने कोई फर्क नहीं दिया बंदा, ठीक है जी। तो वो 5 साल जो है पीस रहा है, बाकी इधर जो है डिस्टेबिलिटी रही है, इधर जो है बहुत ज्यादा मामला बिगड़ते रहे हैं।
तो तालिबान आई होप कि दोबारा टेक ओवर कर लेंगे एरिया को। अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका बेस मांग रहा है पाकिस्तान से, तो एब्सोल्युटली नॉट, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है। तो उसका जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके पास यहाँ पर 52,000 फौजी मौजूद हैं। अगर आपका जो गल्फ रीजन है, ओमान के अंदर उनकी एक बेस है, ठीक है जी, और अल जुमैर जो है यूएई की स्टेट जो है, उसके अंदर उनकी एक बेस है, ठीक है जी। उसके बाद जो है कतर के अंदर उनकी एक वो है, कुवैत के अंदर उनकी एक बेस है। तो इधर जो टोटल बेसिस है, सऊदी अरेबिया के अंदर उनकी बेस है, तो यहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ओमान से भी अगर उन्हें ऑपरेट करना है तो पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज करनी पड़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन है उनके पास उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान का जो एरिया है, या तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है, जो सेंट्रल एशिया जो ऊपर से अफगानिस्तान को लगते हैं, तो वो आपको पता है कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में है। और वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है सीटीएसओ, ठीक है, सीएसटीओ। तो जैसे ये नेटो है ना, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1992 में बनी थी, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेंट्रल ट्रीटी और सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स व्हिच वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ यूएसएसआर। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए इनिशियली अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट रिसेंटली इन 2011 जो है उज्बेकिस्तान जो है विड्रू फ्रॉम इट। तो यहाँ से जो उज्बेकिस्तान है उसने छोड़ दिया है, लेकिन उज्बेकिस्तान भी कंप्लाइड है, अलाइड है इसके साथ, रशिया के साथ, और रशिया की ही बात मानेगा। और यूएसएसआर या रशिया जो आजकल है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर अमेरिकन प्रेजेंस आए। और इस वजह से जो है आपकी जो है वहां पर बेस की जो प्रोबेबिलिटी है या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो सकती। तो एक ही रीजन बचता है आपका कश्मीर का। कहते हैं कि हेल्ड कश्मीर में इंडिया शायद ऑफर कर दे कि हेल्ड कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर, तो लेकिन उस सूरत में भी उन्हें पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के साथ उनको जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर अभी जो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है वार्न किया है कि कोई भी अब रीजन का कंट्री को नहीं चाहिए कि वो अपनी बेस जो है वो प्रोवाइड करे और रीजन के अंदर जो है वो डिस्टेबिलिटी दोबारा से जो है वो पैदा करे। तो तालिबान अपनी जगह पर हैं और पाकिस्तान अब देखते हैं, लेट्स सी कि किस तरीके का स्ट्रेटेजिक जो है कॉपरेशन अपना प्रोवाइड करता है। और क्योंकि अगर आप मीन टाइम में देखें तो ग्वादर के अंदर एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम जो है 46 बिलियन का जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब 67 बिलियन जो है वो उसकी कॉस्ट हो चुकी है, तो वो भी स्टार्ट है, जिसमें से 46 बिलियन 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है सी पैक के प्रोस्पेक्टिव में, विच वाज जो है पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जो है प्राइम प्रोजेक्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय शी जिनपिंग इन 2013, जिसे 2013 में जो है शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया था। तो वो भी चाइना भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि चाइना का भी बॉर्डर लगता है वाखन कॉरिडोर की तरफ से जिनजियांग जो प्रोविंस है अफगानिस्तान के साथ। तो वो भी ये चीज क्लियरली ऑब्जर्व करेगा कि क्या मामला यहाँ पर होते हैं। तो लेट्स सी कि अफगानिस्तान कौन सा नया गोल खिलाता है, यहाँ पर क्या मामला होते हैं। तो डेवलपमेंट हो रही है, तो जितनी डेवलपमेंट थी मेरा ख्याल आपको मैंने तमाम से आगाह कर दिया, फ्रॉम बीसीज टू करंट अफेयर्स भी आई होप मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है जी, कोई सवाल आपका? सीएसटीओ बनाई ये छोड़ो, गुड तालिबान बेहतर है। अब ना असल में इन डिफरेंट जो नॉर्दर्न अलायंस था उसके अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स थे, तालिबान के बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। अब एक जो अभी भी ऑपरेट कर रहा है जो अफगानिस्तान की वेस्टर्न साइड पर है, इस्लामिक स्टेट के नाम से एक ग्रुप है, वो भी एक्टिव है, लेकिन वो अभी डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी, बस थोड़ा सा टाइम में वो डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो ही ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है जी। वो अपनी प्रेजेंस चाह रही है। एक इस्लामिक स्टेट भी है, एक ग्रुप है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बफर स्टेट का तो पता होगा कि बफर स्टेट होती है दो स्टेट्स के दरमियान
जो है अब पाकिस्तान के लिए बफर स्टेट अफगानिस्तान है कि पाकिस्तान पर कोई भी अटैक करना चाहेगा तो उससे पहले अफगानिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए एक बफर स्टेट है कि इंडिया के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो भी डिस्टेबिलिटी हो रही है, जो भी मामला आ रहे हैं, अगर हम इकट्ठे होते तो अब इंडिया के ऊपर भी उसके असरात हो रहे होते, लेकिन अब सारे के सारे असरात पाकिस्तान के ऊपर हैं, इंडिया के ऊपर कोई असरात नहीं है क्योंकि इंडिया उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इस वजह से इंडिया के लिए हम बफर स्टेट हैं अफगानिस्तान की डिस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देख सकते हैं। और ये जितनी बात थी आई होप मैंने आप तक कन्वे कर दी। तालिबान अपनी आर्मी, तालिबान की ये अपनी आर्मी नहीं है, ये यूएस की आर्मी है। यूएस ने इनको ट्रेन किया है, यूएस के पैसों पर ये चल रही है। ये किराए के गुंडे हैं यूएस के, जिन्होंने 3 लाख की तादाद है इनकी, 3 लाख इनकी तादाद है। और इनके मुकाबले में जो है वो 70,000 तालिबान है। ठीक है जी। इनके मुकाबले में 70,000 तालिबान है और ये 3 लाख की फौज है। लेकिन ये 3 लाख की फौज नहीं लड़ती, इनके पास कोई कॉज नहीं है। अगर ये, हालांकि इनके पास मॉडर्न तरीन वेपन हैं जो इन्हें प्रोवाइड कर रहा है यूरोप और अमेरिका, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नहीं लड़ पा रहे। इनके पास वो जो एक कॉम्पिटेंस होती है वो नहीं है। ठीक है जी। या उनके पास जो जिगरा कहते हैं, जिसे आप कहते हो कि विल कहते हो कि आप किस मकसद के लिए लड़ रहे हो, वो मकसद नहीं है बेसिकली उनके पास। इसलिए जो है तालिबान जो है वो जल्द अज जल्द जो है टेक ओवर। तालिबान तो इन्हें जो है वो समझते हैं ना, मुर्तद समझते हैं। तालिबान कहते हैं कि भाई इन्होंने जो है कायल, एहानत, तुर्की में अगर मैं बात करूं तो एहानत की है इन्होंने, एहानत, गद्दारी। ठीक है, गद्दार कहते हैं। ठीक है जी। और गद्दार की सजा जो है वो पश्तून में कत्ल है। ठीक है जी। कि भाई इन्होंने बैरूनी कुव्वतों का साथ दिया है अपने मुल्क के अंदर, तो वो इनको गद्दार समझते हैं। वो इनको समझते हैं कि इन्होंने गद्दार, वो पाकिस्तान को भी गद्दार समझते हैं वो, कि पाकिस्तान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क जो है हमारे साथ गद्दारी की, इसलिए तो पाकिस्तान के ऊपर इतना टेररिज्म का सर्ज आया था, और जिससे हम अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कह रहा है इमरान खान, नो क्या नाम है वो, एब्सोल्युटली नॉट, क्यों कह रहा है? इसी वजह से एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आवर माइंड आर क्लियर, जो भी दहशत गर्द हैं वो प्लीज ना हमें अब छेड़े, हम नहीं है उनके साथ। ठीक है जी। क्योंकि दोबारा सर्ज आ सकती है, क्योंकि हमारे लोग जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। हम 1 मिनट के अंदर भड़क जाते हैं और हमें कोई भी भड़का कर फिर जो है स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की पर्सपेक्टिव में बात करें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और वो जो आपस में लड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक लड़ रहे हैं, एक पार्टी जीत जाएगी। हाँ, रेफ्यूजीज 30 मिलियन रेफ्यूजीज हैं। ठीक है जी। और आईडीपी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जो अगर अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो वो 1 मिलियन है। 30 लाख अफगान लोग जो है वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। पाकिस्तान इज होस्टिंग 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज। और अगर अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो उनके अंदर ही, मुल्क के अंदर एक जो मिलियन है, जिन्हें 10 लाख कहते हैं, 10 लाख लोग आईडीपीज हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है जी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो अब इनका क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिस्टम होगा, तो लेट्स सी अब कौन कंट्रोल करता है और उसे बैरूनी जो कुव्वतें हैं वो किस तरीके से उसको जो है वेलकम करती है, और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, अब हम ये देखेंगे आने वाले वक्तों में। अशरफ गनी, अब तो इसे जो ये अब्दुल्ला है, इसे जो कंसिलिएशन कमेटी है जो तालिबान से बात करेगी उसका हेड बनाया गया है। अब अशरफ गनी आपका प्रेसिडेंट है, और जो रिकंसिलिएशन कमेटी है विच इज जो है निगोशिएटिंग विद तालिबान, ये अब्दुल्ला उस कमेटी का हेड है। ठीक है जी। वो जो रिकंसिलिएटरी कमेटी है जो रिकंसिलिएशन कर रही है बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, उस कमेटी का अब्दुल्ला अब हेड है। अब ये सीईओ नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, अब ये क्या है, रिकंसिलेटरी जो उसका टॉक्स हो रही है उनका ये हेड है अब्दुल्ला। इसकी माँ ताजिक है और इसका बाप पश्तून था। ठीक है जी। ओके जी, ओके।